हेलो बच्चों। आज फिर से आप सभी का स्वागत है विधान एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। साइंस का केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर है जिसमें हम कार्बन तत्व के बारे में बहुत सी जानकारी और बहुत सा अध्ययन करेंगे। क्या है कार्बन? कार्बन एक तत्व है। प्रकृति में आपको पता है 100 के ऊपर तत्व पाए जाते हैं जिनमें हम केवल कक्षा 10 में कार्बन का ही अध्ययन करेंगे। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कार्बन और क्यों हम इसका अध्ययन अलग से इसका एक चैप्टर बनाया गया है। अनेक तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह 100 से ज्यादा तत्व हैं और हम कार्बन अकेले की चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ खास बात है इसमें, कुछ विशेषताएं हैं कार्बन में, इसीलिए हम कार्बन को अलग से ही चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाते जाएंगे अलग सी बुक आती है कार्बन की। क्यों? क्योंकि अलग से ही केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इससे अनंत यौगिक बनते हैं। अनेक बहुत सारे यौगिक हैं जो कार्बन की सहायता से बनते हैं, इसीलिए कार्बन इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है पढ़ना। क्या है कार्बन? कार्बन का प्रतीक है C। परमाणु क्रमांक कार्बन का है 6। आप सभी को पता है परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्या होता है परमाणु क्रमांक? परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या। बच्चों, कार्बन का प्रतीक C, परमाणु क्रमांक 6। परमाणु क्रमांक 6 मतलब प्रोटॉन की संख्या, और जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी भी परमाणु में उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अतः कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6। परमाणु संरचना कैसी होती है कार्बन की? परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर जो पहली कक्षा होती है के में आप सभी जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 है प्रोटॉनों की संख्या, मतलब 6 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में आए तो के बाद कौन सी कक्षा आती है? के एल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 तो यहां पे आ गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में? तो इसका मतलब जो सबसे बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। ठीक है। और क्या है कार्बन में? और क्या पढ़ना है हमें? और देखना है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं से दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कोशों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। जैसे पहला जो कोश है, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,4। अगर कक्षकों के हिसाब से लिखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। 2 2 4 2 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होता है आपका कार्बन। अब हम एक एक करके कार्बन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि कार्बन में क्या क्या विशेषता है, इसीलिए कार्बन में इतने ज्यादा यौगिक बनते हैं। देखो, प्रकृति में अनेक प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन इस प्रकृति में जो सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं उन सब में उपस्थित होता है आपका ये कार्बन। सब में उपस्थित होता है कार्बन। आपके सामने जो मुझे देख रहे हैं मेरे अंदर भी कार्बन है। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं आपके अंदर भी कार्बन है। जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं प्रकृति में सभी कार्बनिक होते हैं। इनको बोलते हैं, जो हमारे अंदर यौगिक होते हैं, हम जिनसे बने हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। हम जिन यौगिकों से बने होते हैं, जिन कार्बन वाले यौगिकों से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ऐसे प्रकृति में जीव जंतुओं के अलावा भी अनेक कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। असंख्य, मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं पूरी की पूरी ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में।
इसीलिए इसका अध्ययन करना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो क्या क्या विशेषताएं कार्बन की, एक बार शुरू से देखते हैं हम। सबसे पहले सबसे बेसिक, परमाणु क्रमांक 6। परमाणु भार कितना होता है कार्बन का? आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिला के ही क्या होता है? भार। तो परमाणु भार कितना होगा? वैसे तो आप सब जानते होंगे कार्बन का परमाणु भार होता है 12। 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बताइए के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। उसके बाद एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4। इसका मतलब बाह्यतम कोश में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको हम कक्षकों के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। आई बात समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं ज्यामिति की। कार्बन की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का प्रश्न कि कार्बन की ज्यामिति क्या होती है। आपको याद रखनी है चतुष्फलकीय। कैसा होता है चतुष्फलक? मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये कार्बन होता है। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा बच्चों, आप सभी को पता होगा प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है? क्या चाहता है प्रत्येक परमाणु? इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में सब चाहते हैं स्थायित्व प्राप्त करना। स्थायित्व का मतलब कि मेरा पेट पूरा भर जाए और मैं आराम से स्थायी हो जाऊं। तो किसी भी परमाणु का पेट कब भरता है? कब उसका पेट भरना भी उस तरह है कि ना तो पेट ज्यादा भरे और ना पेट खाली रहे। तो किसी भी परमाणु का पेट भरने के लिए एक नियम है, अष्टक नियम, जो कहता है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, बाह्यतम जो कोश होता है किसी भी परमाणु का, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह परमाणु स्थायी हो जाता है, वह परमाणु संतुष्ट हो जाता है। हाँ, अब मैंने जन्नत प्राप्त कर ली, अब मैंने स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, मैं निश्चिंत हो गया, बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो जब तक उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वह निरंतर प्रयास करता रहता है। जैसे अगर उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो वो परमाणु क्या चाहेगा? क्या चाहेगा वो? अरे यार, कहीं से भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं अपने बाह्यतम कोश को पूरा भर लूं। मान लो उसके बाह्यतम कोश में है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या चाहेगा वो? क्या चाहेगा वो? कि यार मैं कहीं बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन ले लूं और अष्टक पूरा हो जाए। 6 इलेक्ट्रॉन ले लूं? नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु ग्रहण नहीं करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय इसके लिए आसान क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन देना। हाँ, कोई भी परमाणु अपनी सुविधा अनुसार इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन वह दान भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन वह ग्रहण भी कर सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे क्या ज्यादा सुविधाजनक है? 2 इलेक्ट्रॉन देना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में मान लो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, के में हमेशा 2 रहते हैं, इसमें 8 है, इसमें मान लो उसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ क्या सुविधाजनक है? 5 इलेक्ट्रॉन दान करना या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना? इसके लिए सुविधाजनक है 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इसी प्रकार मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर तो क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अगर मान लो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दान करना। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब कार्बन की पिक्चर पे आ जाओ। कार्बन में क्या होता है? कार्बन में हमने देखा नाभिक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, के में 2 और एल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्या कहेगा कि भैया मुझे
अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लेके आने हैं, उसके लिए मुझे प्रयास करना है। क्या प्रयास करेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो दान करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन परमाणु एक परिवार होता है, इस परिवार के लिए ठीक है इसको अष्टक पूरा करना है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन दान करना बहुत ही मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन दान करना, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं करेगा। ठीक है, फिर इनके बीच में सलाह हुई कि एक काम करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इस नाभिक के लिए या इस परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना भी मुश्किल है। भैया 4 इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, उनको संभालेगा कैसे? 4 अगर आपके घर में एकदम से 6 लोगों का घर है, वहां उसके हिसाब से राशन पानी है। अगर आपके घर में एकदम से 4 लोग और आ जाए तो वो राशन पानी, जो आपका परिवार का जो मुखिया है, वो उस राशन पानी से कैसे आप लोगों को खिलाएगा पिलाएगा? मुश्किल है। तो यहाँ मुखिया कौन है? नाभिक। नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी मुश्किल है और इसके लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है। तो कार्बन में क्या कंडीशन बनती है? न तो दे सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, न ले सकता है, फिर अष्टक कैसे पूरा करेगा? इसके लिए तीसरी जो चीज है वह है साझेदारी। जब कोई दो परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए मान लो ये ए परमाणु है जिसके बाह्यतम कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन, कोई दूसरा बी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ए और बी दोनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ए और बी ये अपना अष्टक कैसे पूरा करेंगे? न तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता, न ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में होगी साझेदारी। कैसे होती है साझेदारी? सिंपल, जैसे हम लोग जैसे साझेदारी करते हैं वैसे ये लोग भी साझेदारी करते हैं। क्या करेंगे? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा। अब ये दोनों कहेंगे कि भैया ये मेरे बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मेरे हैं, ये मैंने अमाउंट रख दिया, ये मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया साझेदारी। बी वाला भी कहेगा ठीक है मैंने भी रख दिया, जितना ए रखेगा उतना ही बी भी रखेगा इलेक्ट्रॉन। अब ए और बी इन दोनों के मध्य क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब इस इलेक्ट्रॉन पे बी का हक है और इस इलेक्ट्रॉन पे ए का हक है। तो बताओ ए के पास काउंटिंग करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 तो पहले से ही थे, बी का एक और आ गया, हो गए 8। इसी प्रकार बी के पास भी 7 थे, एक और आ गया, हो गए 8। इस तरह ए और बी दोनों ने साझेदारी करके अपना अपना अष्टक पूरा कर लिया। न तो इसको इलेक्ट्रॉन अपना देना पड़ा, न इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, इन्होंने बस बीच में रख दिया कि भैया यहाँ पे रख दो, जिसको जरूरत हो वो इसको काम में ले लेंगे। बीच में है, दोनों पे दोनों का हक है, जितने इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे उन पे दोनों का हक है। अगर मान लो बाह्यतम कोश में 6-6 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर दोनों को कितने कितने की जरूरत है? फिर 2-2 की जरूरत है। तो फिर दोनों क्या करेंगे? 2-2 की जरूरत है तो दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे बीच में, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? इसी तरह कार्बन के बाह्यतम कोश में ये हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर देते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 4 की। तो ये अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और 4 बंध बनाता है। ये कार्बन के चारों बंध चतुष्फलकीय संरचना में होते हैं। मैंने बताया था अभी ज्यामिति कैसे होती है इसकी, चतुष्फलकीय। तो चारों के चारों चतुष्फलकीय संरचना में होते हैं, जो कि ऐसी दिखाई देती है। 3D में आप ऐसे दिखाई देंगे, ये एक ऊपर, एक इधर है, एक इधर होगा और एक थोड़ा सा इस प्रकार होगा। ये मैं आपको अपने मार्कर की सहायता से दिखाता हूँ चतुष्फलकीय संरचना कैसी होती है। तो बच्चों ये इस प्रकार की संरचना होती है आपकी चतुष्फलकीय संरचना। इस तरह 3D में व्यवस्थित होता है। यहाँ केंद्र में कौन होता है? कार्बन। कार्बन के इधर एक बंद होता है, इधर एक बंद होता है, इधर एक बंद होता है, इधर एक बंद। बंद मतलब अन्य परमाणुओं के साथ ये यहाँ पे बंद हुआ। यहाँ कोई दूसरा परमाणु जुड़ा होता है, यहाँ कोई और जुड़ा होता है, यहाँ कोई और यहाँ पे कोई और। ठीक है, इन चारों जगह कोई नए परमाणु जुड़े होते हैं। वो कार्बन भी हो सकते हैं, कार्बन के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं।
आई बात समझ में? इस तरह चतुष्फलकीय संरचना होती है कार्बन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन की संरचना। कार्बन की संरचना पूछी जाती है एग्जाम में, 1 नंबर का प्रश्न आता है कि कार्बन की संरचना कैसी होती है। आई बात समझ में? ये जो कार्बन के, अब इसमें आगे हम देखेंगे, ये जो कार्बन के जो बंध होते हैं, इन कार्बन के बंधों के मध्य जो कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जिसे बोला जाता है, दो बंधों के मध्य कोणों को बोला जाता है बंध कोण। कोई भी दो निकटवर्तीय कोण है, उनके मध्य बंध कोण होता है, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट कार्बन के लिए। सभी बंधों के मध्य कोई सा भी बंध ले लो, इसके और इसके, इसके और इसके, इसके और इसके। अब ये पास पास दिख रहे हैं, लेकिन ये 3D संरचना है इसलिए पास पास दिख रहे हैं, वरना सबके मध्य जो दूरी है कोणों की वो 109 डिग्री 28 मिनट है। इसके और इसके मध्य भी वही है, और इसके और इसके मध्य भी 109 डिग्री 28 मिनट ही बंध कोण का मान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंध कोण। कार्बन का बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कार्बन की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो बच्चों, अगला इसका इंपॉर्टेंट गुण है श्रृंखलन। श्रृंखलन कार्बन की एक विशेषता है, कार्बन का एक गुण है। इस गुण की वजह से भी कार्बन अनेक प्रकार के यौगिक बनाता है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार्बन ही क्यों यौगिक बनाता है, इसमें इस पूरी आवर्त सारणी में इतने सारे तत्व थे आपके पास, उसमें कार्बन ने ही क्यों इतने सारे यौगिक बनाए, तो उसमें एक आंसर आपका और है, वो है श्रृंखलन। इसके पहले ज्यामिति भी उसका एक आंसर था, कार्बन की चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, और अगला आंसर है उसका श्रृंखलन। श्रृंखलन की वजह से कार्बन अनेक प्रकार के यौगिक बनाता है। क्या है श्रृंखलन? श्रृंखलन का गुण है कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। कार्बन का यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। क्या मतलब है इसका? कि कार्बन में एक विशेषता होती है कि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर इस तरह एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, एक लंबी चेन बना सकते हैं अनेक कार्बन परमाणुओं की। वह चेन 2 कार्बन परमाणु की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की, 5 की, 6 की, इस तरह काफी लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। यह जो श्रृंखला होती है, वह श्रृंखला शाखित भी हो सकती है, अशाखित भी हो सकती है, चक्रीय भी हो सकती है। अगर सीधी सीधी चल रही है, जिस तरह पेड़ है, अगर पेड़ सीधा सीधा चल रहा है तो उसमें कोई शाखा नहीं है अगर, तो उसे बोलेंगे अशाखित। अगर पेड़ में बीच में से कहीं शाखा निकल गई तो उसे बोलेंगे शाखित। ये देखो सीधा सीधा चल रहा है, मान लो कोई पेड़ है, ये पेड़ अगर बस इस तरह सीधा है तो इसमें कोई शाखा नहीं निकल रही, अगर कोई ब्रांच नहीं निकल रही तो इसे अशाखित बोलेंगे। यहाँ से कोई ब्रांच निकल गई, यहाँ से कोई शाखा निकल गई तो इसे शाखित बोलेंगे। चित्र थोड़ा स्पेशल है, बाकी समझ लो कि भाई ऐसा पेड़ है। इसी तरह अगर कार्बन बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं प्रत्येक कार्बन परमाणु, तो उसे बोलेंगे हम अशाखित। अगर कुछ बीच में से शाखाएं निकल रही हैं तो उसे बोलेंगे शाखित। और अगर कार्बन में एक और गुण होता है, इस प्रकार की श्रृंखला को बोलते हैं चक्रीय। पूरा चक्र बन रहा है, सर्किट पूरा हो रहा है, इस प्रकार की श्रृंखला को बोलते हैं चक्रीय। तो कार्बन का जो श्रृंखलन का गुण होता है, उसमें वह इस प्रकार श्रृंखलाएं, अनेक प्रकार की श्रृंखलाएं इस तरह बना सकता है, अनेकों श्रृंखलाएं बना सकता है। इसीलिए कार्बन के अनेक यौगिक होते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कार्बन, इन सभी कार्बनों के अभी और भी बंध जुड़ने हैं, वो सब जोड़ेंगे। अभी मैंने केवल समझाने के लिए बताया है। तुम सोचो या तुम बोलोगे यार सर ये सर ने तो गलत लिख दिया, यहाँ कार्बन है इसके साथ एक ही बंध बनाया। हर कार्बन के ये जरूरी है, और ये तुम हमेशा जब भी कार्बन की कोई भी संरचना लिखो तो ये हमेशा याद रखना कि उसके आपको कितने बंध बनाने हैं,
4 बंध बनाने हैं। काउंटिंग कर लेना, अगर कहीं कार्बन के 4 बंध नहीं हो रहे तो वो संरचना में कहीं ना कहीं आपने कुछ छोड़ रखा है, कुछ गलती कर रखी है। आई बात समझ में? देखेंगे इसको हम कि कार्बन के जब भी हम बंध बनाएंगे हमेशा 4 बंध बनाएंगे। आई बात समझ में? तो बच्चों अगला इंपॉर्टेंट गुण है कार्बन का संयोजकता, कार्बन की संयोजकता। सबसे पहले अपन देखते हैं कि संयोजकता होती क्या है। कोई भी परमाणु है, मैंने तुम्हें बताया था परमाणु की प्रवृत्ति होती है अपना अष्टक पूरा करना, मतलब अपने बाह्यतम कोश में जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। अगर उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो वह जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु ग्रहण करता है या त्यागता है या साझा करता है वो उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है या ग्रहण करता है या साझा करता है वह उस परमाणु की संयोजकता होती है। आई बात समझ में? कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये कार्बन की संरचना है, ये कार्बन का नाभिक है, ये K कक्षा है, ये L कक्षा है। कार्बन के बाह्यतम कोश में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसीलिए उसके पास प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। तो कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। कार्बन परमाणु क्या करेगा? साझा। मैंने आपको बताया था वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसीलिए कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है, क्योंकि उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, चाहे 4 देने हो, चाहे 4 लेने हो, चाहे 4 ग्रहण करने हो, तो संयोजकता कितनी होगी? 4। जितना आवश्यकता अष्टक के लिए वह उसकी संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4। आई बात समझ में? ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है और यह 4 जो संयोजकता होती है, ये 4 संयोजकता कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध बना के पूर्ण करता है। अन्य परमाणुओं के साथ कौन सा बंध बनाता है कार्बन? सहसंयोजक बंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध बनाता है, और आपको पता है सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है साझेदारी से, साझेदारी द्वारा बनता है सहसंयोजक बंध। आई बात समझ में? तो ये कार्बन का अगला गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? आप बोलोगे 4। कार्बन परमाणु कौन सा बंध बनाता है? आप बोलोगे सहसंयोजक बंध। अब हम अगला गुण पढ़ते हैं कार्बन का, कार्बन के बंध। बंध, कार्बन परमाणु 3 प्रकार के बंध बनाता है। 3 प्रकार के कैसे? कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध भी हो सकता है। मतलब कार्बन कार्बन एक इलेक्ट्रॉन का भी साझा कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का भी साझा कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉनों का भी साझा कर सकते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उनके मध्य उतने ही बंध बनते हैं। अगर मान लो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, इस कार्बन ने भी 2 रखे, इसने भी 2 रखे, तो दोनों के मध्य द्विबंध बनेगा। अगर इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया तो इनके मध्य त्रिबंध बनेंगे।
तो इस प्रकार कार्बन परमाणु तीनों प्रकार से बंध बनाता है। कार्बन परमाणु एकल बंध भी बनाता है, द्विबंध भी बनाता है और त्रिबंध भी बनाता है। यह भी एक कार्बन की बहुत अच्छी विशेषता होती है, जिसके कारण कार्बन परमाणु अनेक प्रकार के यौगिक बना सकता है। तो ये है आपका एकल बंध, ये है आपका द्विबंध और ये है आपका त्रिबंध। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, कार्बन और कार्बन या प्रत्येक कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। तो प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाएगा कुल मिला के? 4। इस कार्बन के अभी कितने बंध बने हुए दिख रहे हैं आपको? 1। कितने और बाकी हैं? 3। तो 3 बंध और किसी और दूसरे परमाणु से बनाएगा। वो कार्बन भी हो सकता है और अन्य कोई और भी हो सकते हैं। इसके भी 3 बंध होंगे, इसका भी एक ही बंध बन रहा है तो 3 बंध ये भी और बनाएगा। इसी प्रकार इस कार्बन के कितने बंध हैं? 2। तो ये 2 बंध और बनाएगा, इसके भी 2, ये 2 बंध और बनाएगा। इस कार्बन के कितने बंध बने हुए हैं? 3। ये एक बंध और बनाएगा और ये एक बंध और बनाएगा। आई बात समझ में? तो कार्बन परमाणु एकल, द्वि और त्रिबंध तीनों प्रकार के बंध बना सकता है। ये कार्बन की अगली विशेषता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों प्रकार के कार्बनों को क्या कहते हैं बंध के आधार पर। कार्बन श्रृंखला का वर्गीकरण। अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो उन्हें बोलते हैं एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो उन्हें बोलते हैं एल्केन। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा। एल्केन मतलब एकल बंध। अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो उन्हें बोला जाता है एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है तो उन्हें बोला जाता है एल्काइन। हम आगे हाइड्रोकार्बन की चर्चा करेंगे, तब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को बहुत ज्यादा ब्रीफ में पढ़ा जाएगा। अभी आप समझो, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध एल्केन, द्विबंध एल्कीन, त्रिबंध एल्काइन। इनके पीछे के जो शब्द हैं जिसे हम बोलते हैं अनुलग्न। अनुलग्न में यहाँ एन है, यहाँ ईन है और यहाँ पे आइन है। एल्क एल्क एल्क, तीनों जगह एल्क, यहाँ पे प्लस एन प्लस ईन प्लस आइन, ये इसके अनुलग्न होते हैं। क्या होते हैं ये भी आगे हम चर्चा करेंगे। उतार लीजिए। तो एक बार पुनः संक्षिप्त में कार्बन परमाणु की विशेषता। परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 परमाणु क्रमांक होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। परमाणु भार होगा 12। ज्यामिति कैसे होती है? समचतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। समचतुष्फलकीय ज्यामिति होती है जिसमें 4 बंध होते हैं। चारों बंधों के मध्य, बंध और बंध के मध्य जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। संयोजकता कितनी होती है? 4। क्यों होती है संयोजकता 4? क्योंकि कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 या 4? 4 इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 8 करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेके आएगा अपने बाह्यतम कोश में? वो अष्टक कैसे पूरा करेगा? वो अपना अष्टक पूरा करेगा साझा करके, साझेदारी करेगा। साझेदारी करके कौन सा बंध बनाएगा? साझेदारी करके वो बंध बनाएगा सहसंयोजक बंध। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है या द्विबंध या त्रिबंध? तो आपका उत्तर होगा एकल भी होता है, द्वि भी होता है और त्रि भी होता है। तीनों प्रकार के बंध हो सकते हैं 2 कार्बनों के मध्य। संकलन का गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संकलन का गुण क्या होता है?
कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर कड़ी से कड़ी जोड़कर कार्बन 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 इस तरह कार्बन परमाणु एक लंबी चेन बना लेता है। श्रृंखला में चेन, एक लंबी चेन बना लेता है, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है और उस श्रृंखला में अनेक कार्बन परमाणु आ सकते हैं। कार्बन कार्बन दो भी हो सकते हैं, दो कार्बनों की भी श्रृंखला हो सकती है, तीन कार्बनों की भी हो सकती है, 4, 5, 17, 18, 19, 20 अनेक कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला हो सकती है। यह गुण होता है श्रृंखलन का गुण। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला का गुण, लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। आई बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आपको कार्बन परमाणु की विशेषताएं। आप अगर कार्बन परमाणु की ये बेसिक डिटेल अगर आप सभी को पता होगी तो आगे आने वाले लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हम कार्बन परमाणु के अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो कार्बन के बारे में सब चर्चा करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन अकेला पढ़ लिया हमने, कार्बन के बारे में सारी विशेषताएं पढ़ ली, लेकिन कार्बन करता क्या है? कार्बन बनाता है कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक? क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक? कार्बनिक यौगिक नाम में ही दिख रहा है भैया, कार्बन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक। सिंपल। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन होता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। CH2 कार्बनिक यौगिक है, CH4 कार्बनिक यौगिक है। क्यों है ये कार्बनिक यौगिक? क्योंकि इनमें कार्बन उपस्थित होता है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है CH3COOH। ऐसे यौगिक जिनमें ये पूरा एक यौगिक है जिसमें कार्बन उपस्थित है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। या फिर कार्बन परमाणु अपना स्थायित्व पूरा करने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करके अनेक प्रकार के यौगिक बनाता है। उन यौगिकों को क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। हमें जो मेन इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक पढ़ने हैं, जो जिसका नाम ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में इसे बोलेंगे कार्बनिक रसायन। बड़ी क्लासेज में पूरी एक बुक आती है कार्बनिक रसायन की, जिसमें कार्बन के यौगिकों के बारे में, इनकी अभिक्रियाओं के बारे में अनेक चर्चाएं, अनेक स्टडी होती है। उसको बोलते हैं, उस केमिस्ट्री के उस भाग को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक अलग ही पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, जो हाइड्रोकार्बन से निकलता है। क्या है हाइड्रोकार्बन? अब हम देखते हैं। देखो बच्चों, केमिस्ट्री में अधिकतर चीजें तुम्हें पता लगेंगी उनके नामों से। नाम गुणों को बताता है। देखा है, वैसे तो हमारे माँ बाप हमारे जो नाम रखते हैं वो हमारे गुणों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। वैसे गुण हमारे अंदर होते ही नहीं है। जैसे मेरा नाम है अमन, इसका मतलब होता है शांति। तो भैया बिल्कुल शांत नहीं हूं मैं। जब भी क्लास में आता हूँ मेरे बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा क्रूर हो, बहुत ज्यादा डांटते हो, बिल्कुल शांत नहीं हो। तो नाम के बिल्कुल विपरीत। लेकिन यहाँ पे जो नाम दिए जाते हैं इनके गुण उन्हीं से मैच करते हैं। ये केमिस्ट्री है, हम जीव हैं। ये निर्जीव है, हम जीव हैं। तो हाइड्रोकार्बन के नाम में क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको हाइड्रोकार्बन के नाम में? भैया मुझे तो दिख रहा है हाइड्रो, और मुझे दिख रहा है कार्बन। आपको भी दिख रहा है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन तो कार्बन है ही। तो बताओ भाई क्या हो गया? सिंपल हो गया। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है और कार्बन उपस्थित होता है वह हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन
जैसे CH4, बताओ क्या है ये, हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, इसीलिए इन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के नामकरण की एक पूरी पद्धति है जिसे IUPAC नामकरण कहा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, IUPAC नामकरण। बच्चे काफी घबराते हैं इस चीज में, लेकिन मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। आगे के लेक्चर्स में अपन IUPAC नामकरण पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का। एक एक चीज बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपको पता लग गया, परिभाषा आपको सीधी सीधी पता लग गई, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कुछ उदाहरण हम करते हैं हाइड्रोकार्बन के उदाहरण, जैसे CH4 एक हाइड्रोकार्बन है। संरचना अगर इसकी देखें, कार्बन परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और भी उदाहरण देख सकते हैं हम, ये तो एक कार्बन का है, 4 कार्बन के हाइड्रोकार्बन देखें। अब बताओ, ये कार्बन है, कार्बन के कितने बंध बने हुए हैं? एक। कितने और बंध बनेंगे? 3। तीनों जगह कौन आके जुड़ जाएगा? हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में? कुछ और, जैसे शाखा निकाल लेते हैं अगर हम, ये भी एक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। बताओ कितने बंध बने हुए हैं? एक। कितने और बंध बनेंगे? प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है, 3 और बंध बनेंगे। इसके कितने बंध हैं? 1 2 2 और। इसके कितने बंध बने हुए हैं? कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसमें? हाइड्रोजन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1। इस कार्बन के कितने बने हुए हैं? एक ही बंध बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इसके भी 3 हाइड्रोजन। चक्रीय भी हो सकते हैं। 2 हाइड्रोजन। इसी प्रकार इसके भी 2 हाइड्रोजन। इसी प्रकार इनके भी सबके 2 हाइड्रोजन। हर कार्बन के देखो 2 बंध बने हुए हैं, इसीलिए 2 हाइड्रोजन। अगर मान लो यहाँ पे द्विबंध होता तो अब बताओ क्या होगा? इस कार्बन के 1 2 3 बंध बने हुए हैं, एक ही हाइड्रोजन। इसके 1 2 3 बने हुए हैं, एक ही हाइड्रोजन। इसके 2 हाइड्रोजन। अगर मान लो यहाँ पे द्विबंध होता और यहाँ पे भी द्विबंध होता, मैं सारे हाइड्रोजन हटा देता हूँ अभी। अब बताइए, आप खुद कीजिए, हाइड्रोजन जोड़ के देखिए सभी के। 1 मिनट देता हूँ मैं आपको, ठीक है? किया आपने? वीडियो को पॉज करके कर लेना जब मैं फास्ट हूँ तो। बताओ कितने बंध बने हुए हैं इसके? 2 1 2। कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 हाइड्रोजन। सिंपल। इसके कितने बंध हैं? 3। 1 हाइड्रोजन। 1 2 3 1 2 1 2 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का एक परिवार बन गया, जिस परिवार को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में? द्वि की जगह त्रिबंध भी हो सकते हैं। कार्बन और कार्बन के मध्य हमें पता है, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल, द्वि और त्रि तीनों प्रकार के बंध हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ये आपका हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है, हाइड्रोकार्बन का डिवाइडेशन है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, अचक्रीय और चक्रीय। सर्वप्रथम इसका 2 भागों में हमने विभाजित किया है हाइड्रोकार्बन को, अचक्रीय और चक्रीय। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अचक्रीय नाम से ही पता लग रहा है। चक्रीय के आगे अ लग रहा है, मतलब इसमें चक्र नहीं है, जो सीधी सीधी है, जो सीधी सीधी श्रृंखला है वह अचक्रीय। चक्रीय मतलब जो घूम के वापस मिल जाएगी,
वह चक्रीय। जिसमें एक पूरा चक्र कंप्लीट हो रहा है वह चक्रीय, जिसमें चक्र कंप्लीट नहीं हो रहा, पहला और आखिरी मिल नहीं रहे, वह अचक्रीय। अचक्रीय भी दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कुछ भी नहीं है। अभी आपने पढ़ा है कार्बन परमाणु कितने प्रकार के बंध बना सकता है, बताओ कितने प्रकार के बंध बना सकता है? 3 प्रकार के, एकल, द्वि और त्रि। अगर अगर कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध होगा, केवल एकल बंध है, तो उन्हें बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन, बताया था एल्केन। असंतृप्त में क्या आएंगे? सिंपल, कौन बचा? द्वि और त्रि दोनों बचे, दोनों के दोनों कहाँ पे आ जाएंगे? असंतृप्त में। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्वि तथा त्रिबंध उपस्थित हों। बताओ इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आएंगे एल्कीन और इसमें आएंगे एल्काइन। कार्बन कार्बन के मध्य द्वि या त्रिबंध उपस्थित है। अब बच्चों यहाँ एक चीज आपको याद रखनी है कि कार्बन कार्बन के मध्य हमने बोला कि द्वि या त्रिबंध उपस्थित है। मैं एक श्रृंखला बताता हूँ, एक चेन करूँ, ये कोई चेन है, ठीक है ना, ये कार्बन की कोई श्रृंखला है। अब सारे के सारे एकल बंध है कार्बन कार्बन के मध्य, तो सिंपल है एल्केन। अगर मान लो कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध है, बाकी एकल बंध है, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होने का मतलब ये नहीं है कि सभी कार्बनों के मध्य द्वि या त्रि होंगे। केवल एक, केवल दो कार्बनों के मध्य, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक द्वि या त्रिबंध होना चाहिए। बस अगर एक द्विबंध होगा या एक त्रिबंध होगा तो वह एल्कीन या एल्काइन हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सभी कार्बनों के मध्य द्विबंध हो। एल्कीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भैया अगर आ गया एल्कीन, इसका मतलब सिंपल है, सर एल्कीन है तो लोग सब जगह लगा दो द्विबंध, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने तो बोला अगर एल्काइन है तो सर एल्काइन है तो सभी के मध्य लगा दो त्रिबंध। अरे भैया अगर सभी के मध्य त्रिबंध लगा देंगे तो ये कार्बन तो मरा काम। 3 और 3 6 बंध बन गए, कहाँ से लाएगा 6 बंध, कहाँ से बनाएगा? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ही 4 है, चाहिए भी 4 है, 6 बंध बना के कहाँ जाएगा ये? तो परिभाषा में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इसको बात के लिए भी आपको याद रखना है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मेन चीज है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम पूरी श्रृंखला में कम से कम अगर एक त्रिबंध है तो वह एल्काइन हो जाएगा, एक द्विबंध है तो वह एल्कीन हो जाएगा। आई बात समझ में? सिंपल है। तो ये हमारा हो गया अचक्रीय। अब हम आते हैं चक्रीय में। चक्रीय दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में इतना सा अंतर है, जितने भी सामान्य चक्रीय यौगिक आते हैं वो एलिसाइक्लिक में आते हैं। एरोमेटिक में एक खास बात होती है, एक खास प्रकार की, एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसका नाम है बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बेंजीन। आगे चल के हाइड्रोकार्बन में से जो एक और बुक निकलती है, एक और किताब निकलती है, एक और टॉपिक निकलता है, वो बेंजीन ही होता है। बेंजीन क्या होता है? ध्यान से देखना बेंजीन की संरचना। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। क्या होता है बेंजीन में? 6 कार्बन षटकोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ये हो गए, षटकोण बना लिए थोड़ा सा। तो अगर मान लो यहाँ भी हम षटकोण बनाते हैं, सर ये भी षटकोण, ये भी षटकोण, फिर क्या अंतर है? बेंजीन में एक खास बात यह है
कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के मध्य एक छोड़कर एक द्विबंध आता है। यहाँ द्विबंध आया, यहाँ एकल बंध, यहाँ द्विबंध आया, यहाँ एकल बंध, यहाँ द्विबंध आया, यहाँ एकल बंध। ये संरचना हो गई बेंजीन, इसे बोलते हैं बेंजीन। तो ऐसे यौगिक जिसमें बेंजीन संरचना होती है एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जिसमें बेंजीन की रिंग या बेंजीन की रिंग को हिंदी में बोला जाता है वलय, जिसमें बेंजीन वलय उपस्थित होता है उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसको पूरा कर लेते हैं। कार्बन के कितने बंध होते हैं? कुल 4। कितने बने हुए हैं इसके? 1 2 3। इसके कितने हैं? 1 2 3। इसके कितने हैं? 1 2 3 1 2 3। ओहो, यहाँ कर दिया। इसके 1 2 3 1 2 3 सभी कार्बन के 3 बंध बने हुए हैं। तो बताओ, अगर एक बंध और आएगा तो क्या आएगा? हाइड्रोजन, जिसका कोई नहीं होगा कार्बन के साथ, वहीं पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। ये बात याद रखना, अगर कहीं भी कार्बन किसी भी अन्य परमाणु के साथ अगर कोई बंध बना रहा है, कार्बन की कहीं भी अगर कुछ चीज छूटी हुई है तो वहां हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। एलिसाइक्लिक में सिंपल आ जाएंगे 4 कार्बन से भी। यहाँ देखो मैंने हाइड्रोजन नहीं लगा रखे, आप लगा लीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइड्रोजन लगने हैं। 2 बंध बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगने हैं। यहाँ 2 बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगने हैं, या हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी लग सकता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा बच्चों, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एल्कीन असंतृप्त होता है, और एल्काइन भी असंतृप्त होता है। तो संतृप्त और असंतृप्त में अंतर समझ में आ गया? सिंपल है, यदि एकल बंध तो संतृप्त, एकल के अलावा द्वि या त्रिबंध तो असंतृप्त। संतृप्त, एकल, एल्कीन और एल्काइन द्वि या त्रिबंध वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कुछ उदाहरण और इनके बारे में कुछ विशेषता मैं आपको बताऊंगा, तो आप इनको देखते ही पहचान जाएंगे कि क्या होते हैं। साधारण एल्केन, साधारण एल्कीन और साधारण एल्काइन। साधारण एल्केन और साधारण एल्कीन और साधारण एल्काइन का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं कि मान लो 3 उदाहरण मैं आपको बताता हूं। पांच कार्बन वाले देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि तुम सोचोगे सर 4 ही 4 बना रहे हैं, क्या 4 वाले होते हैं? अरे 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं। तो 5 वाले बना लेते हैं। अब एल्केन में क्या होगा? एकल बंध। एल्कीन का मतलब द्विबंध, लेकिन अगर मैं साधारण एल्कीन की बात करूं तो केवल एक द्विबंध, और द्विबंध कहीं भी आ सकता है। एक साधारण एल्काइन की बात करूं तो एक द्विबंध, वो फर्स्ट में भी आ सकता है और बीच में भी कहीं भी आ सकता है। अभी ये द्विबंध यहाँ 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 कहीं भी लग सकता है, अभी उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। तो इन तीनों, अगर एल्केन की बात करें तो इन तीनों के अब आप लगाओ हाइड्रोजन, फटाफट हाइड्रोजन लगाओ, और मुझे बताओ कि कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने होंगे? फटाफट निकाल के बताओ, संरचना बना के बताओ। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से बनाना है। क्या याद रखना है? कार्बन के कितने बंध होंगे? 4 बंध। ये चीज आपको याद रखनी है। फटाफट बनाओ। तो आपने बनाई संरचना, संरचना बनाने के बाद आपने जब हाइड्रोजन गिने, बताओ कितने हाइड्रोजन आए इसके? 12। सभी के ये आए, मैंने तो गिन लिए, आप गिन लो। इसके कितने आए? 10। इसमें कितने आए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके हो गए 12। यहां से आप एक विशेष ट्रिक देखोगे, जिससे आप कार्बन की संख्या पता लगते ही और ये पता लगते ही कि कौन सा बंध है, हाइड्रोजन की संख्या बता सकते हो।
या फिर अगर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि बताओ C4H8 बिना संरचना बनाए एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, एक सामान्य सूत्र है, जो कि हम पहले हम देखते हैं। कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो एल्केन में क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा। दोबारा देखना, कितनी होती है हाइड्रोजन की संख्या? कार्बन की संख्या कितनी है? 5। 5 का दुगना करो, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, उससे 2 ज्यादा। एल्केन में क्या होगा? सॉरी, एल्कीन में क्या होगा? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगना, और एल्काइन में दुगने से 2 कम। कार्बन कितने हैं? 5। 5 का दुगना 10, 10 से 2 कम 8। एल्काइन में 8, एल्कीन में 10 और हाइड्रोजन में 12। क्यों हुए ऐसा? क्योंकि एल्केन में क्या होता है? कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक, और मैं यहां पे लिख देता हूं सारा, ये उदाहरण देख लिया आपने। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। हाइड्रोजन कार्बन की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन की संख्या n का दुगना, n को 2 से गुणा करो, 2n, उससे 2 ज्यादा 2। अगर यहाँ पे n है तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगना, मतलब 2 को n से गुणा करो, 2n। यहाँ पे Cn कितनी होगी? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगना, दुगना करो 2n से 2 कम, 2 माइनस। और ये बात समझ में? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से या दुगना, कार्बन की संख्या का दुगना प्लस 2। यहाँ पे कार्बन की संख्या का दुगना, और यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद हम उदाहरण करेंगे, आप देखते ही बता दोगे एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। यहाँ कार्बन की संख्या का दुगना माइनस 2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे बोला कि 6 कार्बन वाला कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो अगर ये एल्केन होगा तो बताओ हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? निकाल के बताओ। एल्कीन होगा तो कितनी होगी? एल्काइन होगा तो कितनी होगी? आपका उत्तर फटाफट निकल जाना चाहिए इस ट्रिक से। 6 है, 6 का दुगना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो एल्केन 14। अब मुझे बताओ एल्कीन में कितना होगा? दुगना 12। एल्काइन में कितना होगा? दुगना कितना है? 12। 12 में से 2 कम एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस 2। ये कहलाते हैं इनके सामान्य सूत्र, जब केवल कार्बन कार्बन के मध्य एक ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सूत्र केवल तभी लगेगा जब केवल एक द्विबंध हो या एक त्रिबंध हो। एकल बंध के तो फर्क नहीं पड़ता, वो एकल ही है, लेकिन द्विबंध एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसीलिए केवल एक द्विबंध हो, बाकी सब एकल बंध हो, तो ये सामान्य सूत्र होता है। और ये
एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, और ये सामान्य सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आता है न्यू टाइप में, 1 नंबर के प्रश्न में प्रश्न आता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र बताओ। तो क्या है एल्कीन का सामान्य सूत्र? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगना। कार्बन की संख्या अगर n है, n का दुगना 2n। तो C अगर n है तो n का दुगना 2n, एल्कीन हो गया। अगर आपसे पूछा एल्काइन क्या है? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम। अगर आपसे पूछा एल्केन क्या है? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगना, दुगना तीनों में करना है, इसमें केवल दुगना रहेगा, इसमें 2 कम हो जाएगा और इसमें 2 अधिक हो जाएगा। एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आपको ये वाली बात। आई बात समझ में? तो ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। इसके बाद एक और चीज है जो हमारे नामकरण में भी काफी काम आएगी, इनके अनुलग्न। अच्छा, ये अनु शब्द का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा बहुत हिंदी आपको आनी चाहिए, हिंदी से आता है। हिंदी में हम संधि पढ़ते हैं, संधि में पूर्व लग्न अनुलग्न संधि करते हैं ना, 2 नामों की सॉरी। तो पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। पूर्व नाम से लिख रहा है, पूर्व मतलब पहले, अनु मतलब अनुमस्तिष्क कहाँ होता है? पीछे, पीछे होता है ना अनुमस्तिष्क। अनु का मतलब पीछे, अनुसरण करना मतलब उसके पीछे चलना। अनु का मतलब हमेशा याद रखना पीछे। पूर्व और अनु, उसमें आपको पूर्व दिख जाएगा, पूर्व का मतलब पहले, तो अनु का मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर आपको वैसे भी समझ नहीं आया तो पीछे होगा। तो अनुलग्न जो पीछे लगता है, तो इनके अनुलग्न क्या होते हैं? अनुलग्न इनके नामों में ही छुपे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एल्केन बताओ क्या है? एल्केन के पीछे क्या छिपा हुआ है? क्या लग रहा है पीछे? क्या अनुलग्न है? अनुलग्न है एन। तो इसी प्रकार अब आपको यहाँ पे एल्क के आगे एन लग रहा है, यहाँ दिख जाएगा। एल्क के साथ क्या लग रहा है? इन, और बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे एल्क के साथ क्या लग रहा है? आइन। तो ये अगले प्रश्न का उत्तर हो गया कि एल्कीन का अनुलग्न क्या है? एल्कीन का अनुलग्न इन, भैया एल्कीन के नाम में छुपा हुआ है अनुलग्न। एल्काइन का अनुलग्न क्या है? आइन। क्लियर है? तो बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनके नामकरण पढ़ेंगे। IUPAC नामकरण वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नामकरण हाइड्रोकार्बन का। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसके पहले आप सभी लोगों से मेरी वापस एक रिक्वेस्ट है, जो मैं हमेशा करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ और हर वीडियो में करता रहूंगा। प्लीज, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरी ये मेहनत, थोड़ी बहुत भी, या आपको थोड़ा सा भी अगर ये पसंद आया हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे बच्चे, ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे अधिकतर गाँव में होते हैं, जिनको स्कूलिंग भी अच्छे से नहीं मिल पाती है, जो स्कूल प्रॉपर टाइम पे नहीं जा पाते हैं, प्लीज आप उन लोगों तक ये पहुंचाइए, ये मेरा लिंक पहुंचाइए। विधान एजुकेशन नाम से वो सर्च करेंगे, उसमें मिलेगा, उससे जो हमारा चैनल होगा उसको सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज उन लोगों की मदद में अपना थोड़ा सा, एक छोटा सा हाथ बढ़ाइए। आप लोग अगर ये छोटा सा काम करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएंगे इसको। तो ये ऐसे बच्चों के काम आएगा जो कोचिंग जाने में असमर्थ होते हैं किन्हीं भी कारणों की वजह से, या जाते हैं तो उनको कहीं कोई डाउट समझ में नहीं आता, कहीं भीड़ में अगर वो जाते हैं, भीड़ में उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो उन लोगों के लिए ये एक छोटी सी हम लोगों की कोशिश है, जिसे हम आप लोगों की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ा सकते। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, वहां पे एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। घंटे का चिन्ह बना हुआ है, उसको टन दबा दीजिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट इसलिए क्योंकि रात की 12 बज गई अभी जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।